गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक यूनिट थर्ड चैप्टर है हमारा गोपाल कृष्ण गोखले और आज के लेक्चर का टॉपिक है गोखले का राजनीतिक चिंतन। गोखले भारत की एक महान विभूति थे। गोखले की महानता इस बात में थी कि राजनीति में उन्होंने नैतिक मूल्यों को स्थान दिया तथा विभिन्न राजनीतिक बाधाओं और उग्रवादियों के प्रतिरोध के बावजूद बहुत धैर्य और संयम के साथ संवैधानिक मार्ग पर चलते रहे। गोखले ने सदैव क्रमिक सुधारों का पक्ष लिया और भारत के लिए एकाएक स्वशासन की मांग को अव्यावहारिक माना। ब्रिटिश चरित्र और परंपरा में ब्रिटिश उदारवादिता में उन्हें सदैव विश्वास रहा और वे कहते रहे कि न्यायप्रिय अंग्रेजों को जिस दिन विश्वास हो जाएगा कि भारत स्वशासन के लिए सक्षम है, वे यह अधिकार भारतीयों को दे देंगे। जीवन के अंतिम वर्षों में गोखले को अन्य कई उदारवादी नेताओं की भांति ब्रिटिश सरकार पर से विश्वास उनका डगमगाने लगा और वे स्पष्ट रूप से यह शिकायत करने लगे कि नौकरशाही स्वार्थपूर्ण है, राष्ट्रीय आकांक्षाओं के विरुद्ध होती जा रही है। गोखले ने भारत के सुधारों की एक योजना तैयार की जिसे गोखले की राजनीतिक वसीयत कहा जाता है। यह उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। अब हम देखते हैं गोखले का राजनीतिक चिंतन और कार्य। फर्स्ट पॉइंट है ब्रिटिश जाति की उदारता और न्यायप्रियता में विश्वास। गोखले को मानव स्वभाव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास था। दादा भाई नौरोजी की भांति वे सदैव आशा किया करते थे कि इंग्लैंड में एक नए ढंग की राजनीतिज्ञता का उदय होगा और भारत के साथ न्याय किया जाएगा। सन 1902 में अपने एक बजट भाषण में उन्होंने विचार व्यक्त किए थे, आवश्यकता इस बात की है कि हमें यह महसूस कराया जाना चाहिए कि चाहे हमारी सरकार विदेशी लोगों की है लेकिन इसकी भावना राष्ट्रीय है। भारतीयों की भलाई के समक्ष अन्य सभी बातों को गौण समझती है और भारतीयों के सम्मान को अंग्रेजों के सम्मान जैसा ही महत्व देती है। ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की सद्भावना और ब्रिटिश राष्ट्र की न्यायप्रियता में उनका विश्वास इतना अधिक था कि जब दादा भाई नौरोजी की भी इस प्रसंग में आशा डगमगा गई तब भी वे ब्रिटिश राजनीतिज्ञों पर भरोसा करते रहे। परंतु सन 1909 के भारतीय शासन अधिनियम की व्यवस्थाओं तथा इस अधिनियम की क्रियान्विति के स्वरूप को देखकर उनकी यह आस्था जीवन के अंतिम वर्षों में कमजोर हो गई थी। सेकंड पॉइंट है ब्रिटिश शासन के प्रति गोखले का दृष्टिकोण। भारत ब्रिटिश सहयोग का प्रतिपादन, परंतु ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की निर्भीक आलोचना। रानाडे की भांति गोखले का भी विश्वास था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ईश्वरीय विधान की योजना का ही अंग है और इसने भारत को बहुत लाभ पहुंचाए हैं। इस दृष्टि से उनको ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े जो लाभ प्रतीत होते थे वो थे समस्त देश में शांति और व्यवस्था की स्थापना, जिसे वे बहुत महत्व देते थे, तथा पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली। पूना कांग्रेस अधिवेशन में गोखले ने कहा था, अच्छे अथवा बुरे के लिए हमारा भविष्य और हमारी आकांक्षाएं इंग्लैंड के साथ जुड़ गई है तथा कांग्रेस स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करती है कि हम जिस प्रगति की आकांक्षा करते हैं वह ब्रिटिश शासन की सीमाओं में ही है। भारत के लिए ब्रिटिश शासन को वे हितकारी समझते थे और ब्रिटिश शासकों के
ऐसा समझते हुए भी साम्राज्यवादी रवैये की आलोचना करने में वे कभी नहीं चूके। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि ब्रिटेन के द्वारा भारत में श्रेष्ठ साम्राज्यवाद की स्थिति को अपनाया जाना चाहिए। श्रेष्ठ साम्राज्यवाद से उनका आशय था ऐसा शासन जो भारतीयों को अंग्रेजों के समान समझते हुए उनके प्रति सम्मान भाव रखे और शासन का संचालन भारतीयों के हित की दृष्टि में रखते हुए किया जाए। जातिगत आधिपत्य और अहंकार पर आधारित साम्राज्यवाद को वे संकीर्ण साम्राज्यवाद और नितांत अनुचित स्थिति कहते थे। उन्होंने नौकरशाही के कठोर व्यवहार और उत्पीड़न की नीति का सदैव विरोध किया। गोखले का विचार था कि उग्रवादी साधनों से भारत का अहित ही होगा। आवश्यकता तो यह है कि उदारवादी अंग्रेजों के साथ उदारवादी भावना से काम किया जाए। वे कहा करते थे कि इस मनोवैज्ञानिक विधि से कार्य करके ही ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जा सकती है कि अंग्रेज तथा भारतवासी दोनों अपने हितों को एक रूप समझने लगे। इस प्रकार भारत ब्रिटिश सहयोग का भी उन्होंने प्रतिपादन किया और एकदम निष्पक्ष रूप से उन्होंने ब्रिटिश शासकों के साम्राज्यवादी रवैये की भी आलोचना की। नेक्स्ट पॉइंट है संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में अडिग विश्वास। गोखले का संवैधानिक साधनों और वैधानिक आंदोलन में पूरा विश्वास था। वे उग्र विचारों और साधनों का तथा असंवैधानिक मार्ग को भारत के लिए अहितकर समझते थे और इनके विरुद्ध थे। वे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन के लक्ष्य को संवैधानिक तरीकों से ही प्राप्त करना चाहते थे। डॉक्टर सीतारामैया ने कहा कि वे विरोधी को हराने में नहीं अपितु उसे जीतने में विश्वास रखते थे। हिंसा, विद्रोह, सशस्त्र क्रांति अथवा विदेशी आक्रमण की सहायता आदि के लिए उनके राजनीतिक व्यवहार में कोई स्थान नहीं था। उनके संवैधानिक तरीकों में याचनाएं, न्याय के लिए प्रार्थना, निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा पारित प्रस्ताव और शासन से भेंट करने के लिए प्रतिनिधिमंडल, ये सब साधनों को वे अपनाते थे। कुछ अवसरों पर उन्होंने विचार व्यक्त किए कि करों को न देना भी वैधानिक आंदोलन का ही एक अंग है, परंतु उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय जनता को ऐसा कोई उपाय अपनाने का परामर्श नहीं दिया। उनका विचार था कि शिकायतें दूर करवाने के लिए शासन सत्ता पर संवैधानिक तरीकों से ही दबाव डाला जाना चाहिए और यह दबाव प्रभावकारी तभी होगा जब उसके पीछे लोकमत की शक्ति और दृढ़ निश्चय हो। नेक्स्ट पॉइंट है स्वशासन की धारणा। गोखले यद्यपि क्रमिक सुधारों के मार्ग को अपनाने में ही विश्वास रखते थे, परंतु इन सुधारों का अंतिम लक्ष्य भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति था। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश नौकरशाही के फलस्वरूप प्रशासन में जो आर्थिक और अन्य दोष प्रवेश कर गए हैं, उनका निराकरण स्वशासन के द्वारा ही हो सकता है। स्वशासन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था, ब्रिटिश प्रशासनिक यंत्र के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक यंत्र को प्रतिष्ठित करना, विधान परिषदों का विस्तार और सुधार करते करते उन्हें वास्तविक संस्था बना देना और जनता को अपने मामलों का प्रबंध स्वयं करने देना। सन 1905 में बनारस कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में गोखले ने कहा, कांग्रेस का लक्ष्य यह है कि भारत भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रशासित होना चाहिए। एक निश्चित समय की अवधि में भारत में ऐसी सरकार गठित हो जानी चाहिए जैसी कि ब्रिटेन साम्राज्य की अन्य
स्वशासित उपनिवेशों की सरकारें हैं। सन 1907 में इलाहाबाद में दिए गए अपने एक भाषण में उन्होंने कहा, मेरी आकांक्षा है कि मेरे देशवासियों की स्थिति अपने देश में वैसी ही हो जैसी कि अन्य लोगों की अपने देश में है। इस प्रकार उन्होंने अनेक बार यह स्पष्ट कर दिया था कि यह स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सत्ता के केंद्रीयकरण का विरोध। गोखले सत्ता के केंद्रीयकरण के विरोधी थे। उनके अनुसार भारतीयों को उनके अधिकार तभी प्राप्त हो सकते थे जब ब्रिटिश सरकार सत्ता के विकेंद्रीकरण की नीति अपनाती। गोखले की मान्यता थी कि सत्ता का केंद्रीकरण प्रशासकीय निरंकुशता को बढ़ाता है, प्रशासकीय स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रखने और सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए उन्होंने विभिन्न अवसरों पर जो सुझाव प्रस्तुत किए वो इस प्रकार थे। प्रांतीय विधान परिषदों के आकार और शक्ति में वृद्धि करके प्रांतीय विकेंद्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। प्रांतीय विधान परिषदों को अधिकार दिया जाए कि वे प्रांत के बजट पर वाद विवाद कर सके। जिला स्तर पर कलेक्टर की स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय परिषद का निर्माण किया जाए जो कलेक्टर को प्रशासकीय मामलों में सलाह दे। हब हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के सामने गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव दिए कि सत्ता की सबसे अच्छी इकाई पंचायतों के रूप में है। प्रशासन के सबसे निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत हो जिसे शासन संबंधी पर्याप्त अधिकार दिए जाएं। प्रशासन के मध्य स्तर पर जिला परिषदों का गठन हो और शिखर पर पुनर्गठित विधान परिषदें हों। तो इस प्रकार गोखले ने सत्ता के विकेंद्रीकरण की दिशा में बढ़ने के लिए विभिन्न अवसरों पर ये कुछ प्रमुख सुझाव प्रस्तुत किए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासनिक सुधारों की आकांक्षा और तत्कालीन मांगे। गोखले अपने समय की ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दोषों से भली भांति परिचित थे और भारत में वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के जबरदस्त समर्थक थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के भौतिक और नैतिक उत्थान के लिए तुरंत ही सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने अपने बजट भाषणों में सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की खुलकर आलोचना की और सरकार के समक्ष रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। आर्थिक पक्ष में गोखले का विचार था कि ब्रिटिश शासन के बढ़ते हुए सैनिक व्यय और अन्य जो बढ़ते हुए गृह व्यय है इनके कारण भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इस स्थिति के जो परिणाम हैं वो बहुत विनाशकारी प्राप्त हुए हैं। भारत के शिक्षित वर्ग को सत्ता से बाहर रखने और नौकरशाही के कठोर रवैये की भी उन्होंने आलोचना की। उन्होंने सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह जन कल्याण पर अधिक व्यय करे, सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाए, सैनिक खर्च कम करे, प्रशासनिक सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए और शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि जन कल्याण के कार्यों के लिए समुचित धनराशि खर्च की जाए। उन्होंने अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को शुरू करने पर भी बल दिया। नमक कर और रुई के माल पर उत्पादन कर हटाने की जोरदार मांग की क्योंकि इन दोनों करों का बोझ गरीबों पर पड़ता था और उन्हीं के प्रयासों का परिणाम था विशेष रूप से कि नमक कर को घटाते घटाते 2.5 रुपये प्रति मन से 8 आने प्रति मन कर दिया गया।
गोखले ने 1905 में बनारस कांग्रेस की अध्यक्षता करते हुए 9 तात्कालिक मांगें प्रस्तुत की और सरकार से आग्रह किया कि इन मांगों को शीघ्र ही पूरा करने का प्रयास किया जाए। ये मांगें इस प्रकार से थी: विधान परिषदों का सुधार किया जाए, इन परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का अनुपात बढ़ाया जाए और ऐसी व्यवस्था की जाए कि बजट परिषदों द्वारा ही पारित हो। भारत परिषद में कम से कम 3 सदस्य नियुक्त किए जाएं। देश के सभी जिलों में सलाहकार परिषदें स्थापित हों और जिलाधीश प्रशासन के महत्वपूर्ण मामलों में अनिवार्य रूप से इन परिषदों से राय ले। भारतीय लोक सेवाओं की न्यायिक शाखा के लिए नियुक्तियां वकील वर्ग में से की जाए। न्यायिक तथा कार्यपालिका विभागों का पृथक्करण किया जाए। भारी सैनिक व्यय में कटौती की जाए। प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हो। औद्योगिक तथा तकनीकी विकास और विस्तार किया जाना चाहिए। देहाती जनता को ऋण के बोझ से राहत देना। इस प्रकार गोखले ने ये जो प्रमुख मांगें रखी, तात्कालिक मांगें प्रस्तुत की और सरकार से आग्रह किया कि इन्हें शीघ्र ही पूरा किया जाए। भारतीय प्रशासन के संबंध में गोखले द्वारा प्रस्तुत ये मांगें उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। उनकी मांग थी कि प्रशासन में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देकर उसे लोक कल्याणकारी बनाया जाए और उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि यदि भारत को कोई संवैधानिक प्रगति करनी है तो जनता को राष्ट्रीय वित्त के ऊपर नियंत्रण प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सांप्रदायिक एकता में अटूट विश्वास। गोखले भारत को नैतिक तथा भौतिक दोनों ही दृष्टियों से मजबूत देखना चाहते थे, अतः उन्होंने देश में सभी जातियों, धर्मों, संप्रदाय के लोगों के बीच एकता को आवश्यक माना। वे हिंदू मुस्लिम एकता को भारत राष्ट्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक और कल्याणकारी मानते थे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंदू और मुसलमान धर्म के लिए 2 पृथक जातियां और संप्रदाय हो सकते हैं, लेकिन राजनीति के लिए सबकी दृष्टि संपूर्ण भारत के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। उन्होंने 1905 में भारत सेवक संघ की स्थापना की और इसका प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना था। नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। गोखले ने स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन पर भी अपने विचार प्रकट किए। बहिष्कार को वे एक ऐसा अस्त्र मानते थे जिसका प्रयोग और कोई चारा बाकी न रहने पर ही किया जाना चाहिए। शासितों की शिकायतों की और शासकों का ध्यान आकृष्ट करने का यह एक उपयोगी साधन था। गोखले इसे विधि सम्मत हथियार मानते थे। इसे काम में लाने से पहले यह आवश्यक था कि सभी और किसी सामान्य संकट का अनुभव किया जाए और सभी व्यक्तिगत मतभेद दूर कर लिए जाएं। गोखले स्वदेशी के बहुत बड़े पक्षधर थे। उन्होंने इसे एक अमूल्य भावना के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने कहा, स्वदेशी अथवा राष्ट्र प्रेम का दृष्टिकोण मानवता के हृदय में उत्पन्न एक परमोत्कृष्ट अथवा सुंदरतम विचार है। मातृभूमि के लिए त्याग सर्वोत्तम स्वदेशी भावना है। स्वदेशी का विचार इतना भावात्मक और प्रभावात्मक है कि उसकी कल्पना से विचारों में कंपन होता है और इसकी वास्तविक अनुभूति से मनुष्य परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाता है। गोखले एक सच्चे देशभक्त थे और
स्वदेशी के विचार का प्रभाव उन्होंने कहा कि यह होता है कि प्रत्येक व्यक्ति देश की सेवा में लग जाता है। तो स्वदेशी के आदर्श को व्यवहार में लाने के लिए आवश्यक विचारों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए गोखले ने हाथकरघा उद्योग का पुनरुत्थान करने और उसे आधुनिक रूप देने के महत्व पर बहुत बल दिया ताकि किसानों को अतिरिक्त आय हो सके। इस प्रकार गोखले की स्वदेशी की धारणा बहुत व्यापक थी। स्वदेशी आंदोलन उनके लिए एक देशभक्तिपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही प्रकार का आंदोलन था। नेक्स्ट पॉइंट है पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन। गोखले के द्वारा पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया गया। वे ब्रिटिश संपर्क को इसलिए भी भारत के लिए वरदान स्वरूप मानते थे कि उनके कारण भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रवेश हुआ था। पाश्चात्य शिक्षा उनकी दृष्टि में भारत के लिए एक मुक्तिदायिनी शक्ति थी और भारत में इसका अधिकाधिक विस्तार होना चाहिए, ऐसी उनकी सोच थी। देश की तत्कालिक दशा में पाश्चात्य शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य भारतीय मानस को पुराने जीर्ण शीर्ण विचारों की दास्ता से मुक्त करना और उसमें पाश्चात्य जीवन चरित्र और चिंतन के सर्वोत्तम तत्वों को अनुप्राणित करना था, ऐसा गोखले का विचार था। गोखले ने यह स्पष्ट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई कि यदि भारतीयों ने पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार किया तो यह एक गंभीर भूल होगी। डॉक्टर कुमुद शर्मा के अनुसार वे पश्चिमी देशों की शिक्षा प्रणाली को भारत के लिए अधिक उपयुक्त समझते थे, क्योंकि भारत की परंपरागत शिक्षा पद्धति की तुलना में वही शिक्षा पद्धति भारत को प्रगति के मार्ग पर ले जाने में अधिक सफल हो सकती है। गोखले ने यद्यपि ब्रिटिश शासन और भारत ब्रिटिश सहयोग में आस्था प्रकट की, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश शासकों की जो भी भारत विरोधी नीतियां थी, साम्राज्यवादी रवैया था, उनकी निर्भीक आलोचना की। तो इस प्रकार उनका जो दृष्टिकोण था वो बिल्कुल निष्पक्ष था। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति का आध्यात्मिकरण। गोखले राजनीति में धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर प्रविष्ट हुए और जैसा कि उनकी सोच थी कि वे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन को आध्यात्मिकता से अनुरंजित करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि धर्म को राजनीति का आधार होना चाहिए, इसलिए चरित्र निर्माण पर हमें सर्वाधिक बल देना चाहिए। राष्ट्र के निर्माण के लिए नैतिक चरित्र का उत्थान और सामाजिक उत्तरदायित्वों की जानकारी होना आवश्यक है। गोखले राजनीतिक सन्यासी थे। वे सदैव साध्य के ऊपर साधनों की प्रधानता पर बल देते थे। उनका विश्वास था कि राजनीति जन सेवा का साधन तभी बन सकती है जब उसका आध्यात्मिकरण हो जाए। उनका विचार था कि चारित्रिक विकास एवं नैतिक राजनीति के अभाव में स्वशासन हमारे देश के सार्वजनिक रोगों का उपचार नहीं बन सकता। इस प्रकार उन्होंने सार्वजनिक नैतिकता के विकास और चरित्र निर्माण की आवश्यकता पर अत्यंत बल दिया। देश के नागरिक सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक हो, नैतिक चरित्र उन्नत हो, तभी देश का उत्थान विकास संभव है। सन 1905 में स्थापित भारत सेवक समाज का संभवतया
यही सबसे प्रमुख उद्देश्य था कि राजनीति का शुद्धिकरण कर उसे धर्म और नैतिकता से संबद्ध करना। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर ही गांधी जी ने गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा, उनके प्रति गहरे सम्मान के भाव को अपनाया। लास्ट पॉइंट है भारत सेवक समाज की स्थापना। राजनीति का आध्यात्मिकरण और देश के लिए समर्पित व्यक्तियों का एक समूह तैयार करना गोखले के जीवन का सर्वोपरि उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 12 जून 1905 को भारत सेवक समाज नाम से एक संस्था की स्थापना की। संस्था का शिलान्यास श्री शिवराम हरि सेठ के द्वारा किया गया और सर्वप्रथम गोखले ने अपने 3 साथियों सहित आधिकारिक और औपचारिक रूप से स्वयं को भारत का सेवक घोषित किया। वे इस संस्था के माध्यम से योग्य और प्रभावशाली नवयुवकों को प्रशिक्षण देकर देश के लिए समर्पण की भावना के साथ उन्हें सार्वजनिक जीवन में प्रवृत्त करना चाहते थे।